सर्वदृष्टिप्रहाणाय यसद्धर्मं मदेश यत् अनुकंपामुपादाय तम नमस्यामि गौतमम्। परम श्रद्धेय भिक्षु संघ, मंचस्थ एवं सभागार में उपस्थित समस्त विद्वद् वृंद एवं छात्र बंधुओं, जैसा कि आपको सूचित किया गया कि मेरे आलेख का शीर्षक है महापंडित राहुल सांकृत्यायन का बहुआयामी व्यक्तित्व एवं राहुल संग्रह में उपलब्ध बौद्ध तंत्र ग्रंथों के प्रकाशन में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान का योगदान। ठीक, मैं सीधा लेख पर आता हूँ और आप लोग भी इसमें सीधा देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा समय का भी अभाव है तो इसलिए मैं सीधा लेख को पढ़ना शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम मैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को स्मरण करते हुए उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मेरे जैसे बौद्ध विद्या के अनुयायी को भी बौद्ध वाङ्मय से परिचित होने का सुअवसर प्रदान किया। ऐसे महान विभूति की मैं बारंबार उनकी वंदना करता हूँ। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की विलक्षण प्रतिभा एवं बहुआयामी व्यक्तित्व से आज समूचा विश्व परिचित है। संपूर्ण विश्व में राहुल जी राष्ट्र प्रेमी, यायावर, हिमालय प्रेमी, भारत विद्याविद, बहुभाषाविद, बहुलिपिविद, अध्यापक, चिंतक, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने निस्संदेह इस देश के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को, विशेषकर विलुप्त बौद्ध साहित्यिक संपदा को पुनर्जीवित करने में राष्ट्र को जो महान योगदान दिया है वह ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय है। निस्संदेह बौद्ध विद्या से संबंध रखने वाली नई पीढ़ी उनके इस ऐतिहासिक योगदान को कभी विस्मृत नहीं करेगी। इस महान देश में जब तथागत बुद्ध का आगमन हुआ तो उन्होंने विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए मैत्री और करुणा का संदेश दिया तथा भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान को उच्च कोटि तक पहुंचाया और इस देश के अध्यात्म को एक नई राह दिखाई, जिसके कारण आज समूचे विश्व में इस देश की प्रतिष्ठा स्थापित है। इतिहास साक्षी है कि कई शताब्दियों तक संपूर्ण देश में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं, मूर्तियों एवं अन्य कलाकृतों से मठों, विहारों और साधना केंद्रों का प्रांगण गुंजायमान एवं अलंकृत था। कालांतर में तथागत बुद्ध की ये अमृत वाणियाँ एवं विविध कलाएँ देश की सीमा को लांघकर आस पड़ोस के देशों से पूरे एशिया भूभाग में फैल गईं, जो आज संपूर्ण विश्व को शांति एवं प्रेम का संदेश दे रहे हैं। आज इन देशों के निवासी भारत को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं तथा पृथ्वी के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित बोधगया का वह प्रांगण, जहाँ महाबोधि मंदिर एवं बोधि वृक्ष स्थापित हैं, के प्रति अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के भाव से नतमस्तक होते हैं। विभिन्न देशों के ये श्रद्धालु जन बोधगया के अतिरिक्त समूचे देश में फैले बौद्ध अवशेष स्थलों का दर्शन कर अपने को अहोभाग्य समझते हैं और विश्व में मैत्री और करुणा का संदेश फैलाने में अपना योगदान देते हैं। ऐसे महान राष्ट्र में कालांतर में चक्रवर्ती राजाओं एवं महाराजाओं की छत्र छाया में भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान का अध्ययन केंद्र महाविहारों एवं महाविद्यापीठों में स्थापित हुआ, जहाँ इन शिक्षा केंद्रों में भारतीय आचार्यों, सिद्धों और मनीषियों ने अपनी प्रतिभा से पंच महाविद्याओं की ज्ञान परंपरा को प्रतिष्ठित किया और भारतीय अध्यात्म विद्या को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया। इस ज्ञान परंपरा में भारतीय बौद्ध विद्या की वह अविच्छिन्न धारा जो तथागत बुद्ध के जीवन काल से निरंतर प्रचारित एवं प्रसारित हो रही थी, वह मुख्य रूप से नालंदा, विक्रमशील, ओदनपुरी आदि महाविहारों में प्रतिष्ठित हुए। बाद में इन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा आस पड़ोस के देशों से समूचे एशिया महाद्वीप में फैली। इसी क्रम में तिब्बत के राजाओं एवं आचार्यों की गहरी रुचि एवं सत्प्रयास से भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की शुद्ध में, चिंता में और भावना में की विशुद्ध ज्ञान परंपरा तिब्बत के विभिन्न विहारों, मठों एवं साधना केंद्रों में प्रतिष्ठित हुई, जो कालांतर में 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद दुर्योग से भारत से प्रायः विलुप्त हो गई। इस तरह दुर्भाग्य से इस देश की श्रवणधारा का आध्यात्मिक उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान जो भारतीय विद्या के रूप में इस देश में प्रतिष्ठित थी, जिसे आज इस देश के अधिकांश लोग
लोग विदेशी धर्म समझते हैं, जो अत्यंत खेदजनक है। भारत में बौद्ध धर्म की इस पृष्ठभूमि को देखते हुए 20वीं सदी के देश विदेश के विद्वानों में बौद्ध विद्या के अन्वेषण की रुचि जागृत हुई। इसी समय भारत में भी महापंडित राहुल संकीर्तन जी की रुचि बौद्ध विद्याओं के प्रति जागृत हुई, किंतु बौद्ध साहित्यिक संपदा के अभाव में वह अत्यंत निराश हुए। अंततोगत्वा उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह स्वयं तिब्बत की यात्रा करके इस साहित्यिक संपदा की खोज करेगा। इससे पूर्व राहुल जी बौद्ध अध्ययन हेतु श्रीलंका की यात्रा, पांडुलिपियों की खोज में नेपाल की यात्रा तथा पाकिस्तान के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों सहित लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर आदि भारतीय हिमालय बौद्ध बहुल क्षेत्रों की यात्रा कर चुके थे। इन यात्राओं के उपरांत उन्हें यह विश्वास हो गया था कि संस्कृत बौद्ध साहित्य की प्राप्ति का एकमात्र स्रोत तिब्बत ही है, जिसके लिए उन्हें तिब्बत की कठिन यात्रा करने का साहसिक निर्णय लिया। तिब्बत में बौद्ध संस्कृत ग्रंथों की खोज की प्रथम यात्रा के संदर्भ में ये सूचना मिलती है कि उन्होंने अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों के आर्थिक सहयोग से तिब्बत की यात्रा शुरू की। तत्कालीन राजनीतिक कारणों से भारत की सीमा से तिब्बत की यात्रा करना राहुल जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने नेपाल की गुप्त यात्रा की और काठमांडू में गुप्त रूप से निवास कर तिब्बत की यात्रा की योजना बनाई। अंततोगत्वा उन्होंने तिब्बत के डुक्पा कर्यू संप्रदाय के प्रतिष्ठित गुरु शाक्यश्री के वरिष्ठ शिष्यों की मंडली के साथ नेपाल के रास्ते वेश बदलकर तिब्बत की यात्रा करने का निर्णय लिया। इस शिष्य मंडली में रिंचेन नामक लाहौल निवासी भी था, जो राहुल जी का परिचित निकला। जब राहुल जी पश्चिम हिमालय क्षेत्रों की यात्रा के तहत लाहौल क्षेत्र की यात्रा पर थे, उस समय केलंग में उनका रिंचेन जी से परिचय हुआ था। सीमांत प्रदेश निवासी के लोग, विशेषकर किन्नौर के लोगों का रूप रंग काफ़ी हद तक भारतीय मैदानी लोगों की तरह होते हैं। इसी रूप रंग का लाभ लेकर राहुल जी ने किन्नौर वासी के रूप में उपर्युक्त मंडली में सम्मिलित होकर तिब्बत की यात्रा करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस मंडली में लाहौल, किन्नौर आदि हिमालय क्षेत्रों के शिष्य भी सम्मिलित थे। इसी क्रम में नेपाल तिब्बत सीमा पर राहुल जी ने अपना परिचय छेवांग, जन्मभूमि खुनू, कन्नौर, रामपुर, बुशेर के निवासी के रूप में अपना परिचय दिया था। तिब्बत की प्रथम यात्रा में राहुल जी को विषम परिस्थितियों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल जी हतोत्साहित नहीं हुए। यद्यपि नेपाल सीमा पर पकड़े जाने के भय से उनकी मनस्थिति बहुत ही विचलित हो रही थी। अंततः राहुल जी तिब्बत की सीमा में प्रवेश होने में सफल हुए। राहुल जी ने लपची तक उपर्युक्त डुक्पा गुरु शिष्य मंडली के साथ यात्रा की। इस मंडली के साथ की यात्रा में आवश्यकता से अधिक समय लगने से राहुल जी ने आगे की तिब्बत यात्रा मंगोल भिक्षु लोब्सांग शेरप के साथ पूरी की, जिनकी मुलाकात उनसे बोधगया में हुई थी और संयोग से इस यात्रा के दौरान पुनः भेंट हो गया और कालांतर में भी तिब्बत में उनका सहयोगी बना रहा। अंततोगत्वा राहुल जी ने तिब्बत की प्रथम यात्रा वर्ष 1929-30 में नेपाल के रास्ते पूरी की। यद्यपि राहुल जी इस प्रथम यात्रा के तहत 3 वर्षों तक तिब्बत में रहना चाहते थे, किंतु अर्थाभाव के कारण 1.25 वर्ष के बाद उन्हें भारत लौटना पड़ा। सर्वविदित है कि इस प्रथम यात्रा में राहुल जी कग्यूर एवं तंजूर का संग्रह, अन्य बौद्ध शास्त्रों का संग्रह तथा चित्रपट आदि विभिन्न पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सामग्रियों को 21 खच्चरों पर लाद कर भारत लाने में समर्थ हुए, जो एक ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रतिष्ठित है। इस यात्रा में उन्हें वज्रडाक तंत्र के रूप में एकमात्र संस्कृत पांडुलिपि मिली, जिसे जलू बिहार के लामा जी ने भारत लौटते समय 2 चित्रपटों के साथ शिष्टाचार स्वरूप भेंट में दी थी। उपर्युक्त संस्कृत ग्रंथ को पाकर राहुल जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि तिब्बत में संस्कृत पांडुलिपियों की संभावना है और उन्होंने निश्चय किया कि इसकी खोज में वो पुनः तिब्बत आएंगे। कालांतर में राहुल जी का ये विश्वास सही सिद्ध हुआ। जैसा कि विदित है, राहुल जी ने विषम परिस्थितियों में वर्ष 1934, 1936 तथा 1938 ईस्वी में पुनः तिब्बत की 3 और यात्राएं पूरी की, जिनका विवरण राहुल जी ने अपनी लेखनी द्वारा विस्तार से वर्णन किया है। इन्हीं 3 यात्राओं के दौरान राहुल जी को 300 से अधिक बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों को देखने का सुअवसर मिला। वह 5वीं बार भी संस्कृत पांडुलिपियों की खोज में चीन के रास्ते तिब्बत की यात्रा करना चाहते थे, किंतु परिस्थितिवश चीन तक पहुंचने के बावजूद तिब्बत नहीं जा सके। उन्हें इस बात की चिंता थी कि बौद्ध संस्कृत साहित्य की दुर्लभ संपदा को समय रहते संरक्षित न किया गया तो भविष्य में सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा, जो कालांतर में चीनी आक्रमण के बाद सही सिद्ध हुआ। यह भी कटु सत्य है कि राहुल जी के बाद आज़ाद भारत में
न तत्कालीन सरकार ने और न ही भारतीय विद्वानों ने इन दुर्लभ पांडुलिपियों को प्राप्त करने की दिशा में कोई और प्रयास किया। इस तरह तिब्बत में चीनी शासन के बाद राहुल जी के द्वारा देखे गए 300 से अधिक पांडुलिपियों की क्या स्थिति हुई, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। संप्रति ऐसी सूचना है कि बीजिंग विश्वविद्यालय के ग्रंथागार में कुछ संस्कृत पांडुलिपियों का संग्रह उपलब्ध है जो तिब्बत से संग्रह किया गया था। यद्यपि चीन से बहुत संस्कृत ग्रंथों का कुछ प्रकाशन विदेशी संस्थाओं के साथ परस्पर सहयोग से हो रहा है, लेकिन राहुल जी के समय उपलब्ध ग्रंथों के बारे में अद्यावधि कोई ठोस जानकारी नहीं है। राहुल जी के अनुसार तिब्बत की इन 4 यात्राओं में लासा स्थित नेपाल के प्रसिद्ध व्यापारी श्री धर्ममान साहू का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने काठमांडू एवं तिब्बत में राहुल जी को कई तरह से सहायता की। इन यात्राओं में उन्हें तिब्बत के अनेक प्रशासनिक अधिकारियों एवं धार्मिक क्रियाकलापों के गुरुओं, लामाओं एवं अन्य महानुभावों से भी पर्याप्त सहायता मिली। विशेषकर चौथी यात्रा में तिब्बती सरकार ने राहुल जी की भरपूर सहायता की। विशेष उल्लेखनीय ये है कि तिब्बत में बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों की खोज की इस अभियान में राहुल जी का परम मित्र तिब्बत निवासी गेदुन छोस्पेल जी, जो उन्हीं की तरह बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था, का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इसी तरह साख्या मठ से संबद्ध परिवार के सहयोग को भी राहुल जी अपनी यात्राओं में बारंबार जिक्र करते हैं। इनके अतिरिक्त उनकी यात्राओं में सहयोगी रहे अनेक लोगों के संबंध में जिक्र करना भी राहुल जी नहीं भूलते हैं। महापंडित राहुल संकृतन तिब्बत की इन यात्राओं को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। निस्संदेह ऐसा ऐतिहासिक कार्य राहुल जी जैसे व्यक्तित्व ही निष्पन्न कर सकते थे। इसकी पुष्टि इस घटना से भी होती है कि 25 अप्रैल 1939 ईस्वी में जब राहुल जी इलाहाबाद में डॉक्टर बद्रीनाथ के पास ठहरे हुए थे, तब उस समय अस्वस्थ होने के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आनंद भवन में राहुल जी को आमंत्रित किया और तिब्बत में बौद्ध पांडुलिपियों की ऐतिहासिक खोज के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद महापंडित राहुल संकृतन द्वारा तिब्बत में बौद्ध संस्कृत साहित्य की खोज एवं भारत में इन ग्रंथों के प्रकाशन का संक्षिप्त विवरण। जैसा कि विदित है, राहुल जी को उपयुक्त तिब्बत की 4 यात्राओं में बौद्ध संस्कृत साहित्य के कुल 300 से अधिक ग्रंथों को देखने का अवसर मिला, लेकिन परिस्थितिवश फोटोग्राफिक सामग्रियों के उपलब्ध न होने के कारण इनमें से केवल 80 ग्रंथों के ही प्रतिलिपि एवं फोटो नेगेटिव बनाने में राहुल जी समर्थ हो सके, क्योंकि मूल पांडुलिपि को भारत लाने की अनुमति नहीं थी। राहुल जी को तिब्बत में अधिकांश बौद्ध संस्कृत पांडुलिपि साक्या, जलू, ngौर तथा पोखंग आदि मठों में प्राप्त हुए हैं। उनके अनुसार अन्य जलू आदि 3 मठों में भी अधिकांश ग्रंथ साक्या से ही गए हैं। इनके अतिरिक्त राहुल जी को तिब्बत के कुछ अन्य मठों में भी आंशिक रूप से ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिनका वर्णन उन्होंने अपनी यात्रा विवरणों में विस्तार से किया है। जैसा कि ज्ञात है, महापंडित राहुल संकृतन के छायाचित्रों का संग्रह पटना म्यूजियम बिहार में संरक्षित है। कालांतर में इनमें से न्याय, दर्शन, विनय सूत्र आदि अधिकांश ग्रंथों का संपादन एवं प्रकाशन स्वयं राहुल जी के द्वारा एवं तत्कालीन अन्य भारतीय विद्वानों के द्वारा विहार रिसर्च सोसाइटी एवं काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना से प्रकाशित हुआ है। तिब्बत में रहते समय राहुल जी ने जिन न्याय, दर्शन एवं सूत्र आदि अनेक ग्रंथों के पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां की, उन सब का विवरण तथा उपयुक्त दोनों संस्थाओं से प्रकाशित ग्रंथों का विवरण डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने अपने ग्रंथ में विस्तार से दिया है। इस ग्रंथ में महापंडित राहुल संकृतन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से तिब्बत की 4 यात्राओं के दौरान लाए गए समस्त ग्रंथ एवं सामग्रियों का भी वर्णन उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी हेतु जिज्ञासु जन इस ग्रंथ का भी अवलोकन कर सकते हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर जगदीश्वर पांडे ने भी बौद्ध संस्कृत साहित्य महापंडित राहुल संकृतन का योगदान नामक लेख में राहुल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से सूचित किया है। यह ग्रंथ अखिल भारतीय संगोष्ठी में प्रस्तुत निबंधों एवं परिचर्चाओं पर आधारित है, जिसे वर्ष 1993 ईस्वी में राहुल शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति अनुभाग के आर्थिक सहयोग से केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के अनेक विद्वानों ने राहुल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला था। इसके बाद जो मैं ये सूचना दे रहा हूँ, ये सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। विहार रिसर्च सोसाइटी में संरक्षित राहुल संकृतन द्वारा संग्रहित बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों की छायाचित्रों का विवरण। ये वो सूची है जिसमें 80 ग्रंथों का इसमें जो है विवरण है। और आज हम लोगों को पटना जाना हो और राहुल जी के ग्रंथों का चयन करना हो, तो उसके लिए यही एकमात्र आधार सूची है। तो आप लोग इस सूची के आधार पर एक एक ग्रंथ के भीतर क्या क्या पांडुलिपियाँ हैं, उनमें से क्या क्या ग्रंथ हैं, उसको आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं।
जहाँ तक इसमें बौद्ध तंत्र से संबंधित ग्रंथ है, उसमें से सीरियल नंबर 1, जिसमें आपको अंकित मिलेगा बुद्ध अमर तंत्र, और उसके बाद क्रम संख्या 3 में कालचक्र टीका, और क्रम संख्या 4 में कालचक्र टीका, उसके बाद क्रम संख्या 7 में हे वज्र साधन, उसके बाद क्रम संख्या 20 में पंचकर्मादि, उसके बाद क्रम संख्या 21 में चक्र संबर, उसके बाद क्रम संख्या 22 में दर्शन एवं चक्र संबर, उसके बाद क्रम संख्या 31 में हेरुक साधन, उसके बाद क्रम संख्या 32 में हेरुक साधन, और उसके बाद और टोटल यही है। इसमें कुल 14-15 शीर्षक हैं जो बौद्ध तंत्र से संबंधित हैं, और इसमें से हम लोगों ने जो यहाँ पर बौद्ध तंत्र ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए जो संग्रह लिया है, उसमें से वो है, एक है जी सबसे पहला वाला बुद्ध अमर तंत्र, उसके बाद 7वां है हे वज्र साधन, और उसके बाद एक है 20वां, उसका नाम है पंचकर्मादि। तो इस 3 संग्रहों में हमें कुल 67 नए ग्रंथ मिले हैं, जिसका विवरण मैं आपको आगे बताऊंगा। राहुल जी द्वारा तिब्बत से संग्रहित बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों की प्रतियों का विवरणात्मक सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है। राहुल जी ने इसकी सूचना बिहार एंड ओडिशा रिसर्च सोसाइटी की पत्रिका में दी है। यह सूची अन्य ग्रंथों में भी उपलब्ध है। उपरोक्त सूची में जिन फोटो नेगेटिव ग्रंथों को बोल्ड से सूचित किया गया है, वही बौद्ध तंत्र से संबंधित ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का विस्तृत विवरण दिवंगत डॉक्टर बनारसी लाल जी के लेख में उपलब्ध है। उनका यह लेख पटना म्यूजियम स्थित राहुल संग्रह की पांडुलिपियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। उस समय मैं स्वयं भी इस पांडुलिपि सर्वेक्षण में सहयोगी के रूप में सम्मिलित था। इसी सूची के अनुसार वर्ष 2020 से बुद्ध अमरादि, पंचकर्मादि तथा हे वज्रादि संग्रहों में उपलब्ध विभिन्न तंत्र ग्रंथों का प्रकाशन केंद्रीय उचित वित्तीय शिक्षा संस्थान सारनाथ से धीशोध पत्रिका के माध्यम से हो रहा है, जिसका विवरण आगे दिया जाएगा। इस सूची के अतिरिक्त पटना म्यूजियम में एक अन्य सूची भी उपलब्ध है, जिसमें महापंडित राहुल संकरदैन द्वारा संकलित अन्य सामग्रियों से संबद्ध है, जिसमें आर्ट, सिक्के व पुरातात्विक वस्तुएं, विविध आदि शीर्षकों से कुल 184 वस्तुओं की संख्या सूचित की गई है। इनका विवरण राहुल जी की सूचना के आधार पर डॉक्टर जगदीश्वर पांडे ने बौद्ध संस्कृत साहित्य महापंडित राहुल संकरदैन का योगदान नामक लेख में प्रकाशित किया है। यही 2 सूचियां राहुल जी की तिब्बत यात्रा में प्राप्त बौद्ध संस्कृत ग्रंथों एवं अन्य सामग्रियों के विवरण को दर्शाती है। अब इसके बाद है राहुल संग्रह में उपलब्ध बौद्ध तंत्र ग्रंथों के प्रकाशन में केंद्रीय उच्च वित्तीय शिक्षा संस्थान का योगदान। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि राहुल संकलन में उपलब्ध अधिकांश न्याय, दर्शन, सूत्र, विनय आदि के ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, किंतु इस सूची में संकलित बौद्ध तंत्र से संबद्ध ग्रंथों का प्रकाशन बहुत ही कम हुआ है। यद्यपि राहुल संग्रह में उपलब्ध ग्रंथों की सूचना विश्व के विद्वानों को 8 दशक से भी अधिक समय से ज्ञात है, किंतु अद्यावधि 2-3 तंत्र ग्रंथों को छोड़कर संपूर्ण तंत्र ग्रंथों के संकलन का प्रकाशन देखने को नहीं मिलता है। विदित है कि केंद्रीय उच्च वित्तीय शिक्षा संस्थान में बौद्ध तंत्र साहित्य के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान एवं चिंतक दिवंगत प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी एवं विश्व विशुद्ध बौद्ध चिंतक एवं आध्यात्मिक गुरु प्रोफेसर समदोन रिम्पोचे जी के सत्प्रयास से दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शोध विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। तब से लेकर आज तक इस विभाग ने अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध तंत्र के आगम एवं टीका ग्रंथों का प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त शोध पत्रिका धी के माध्यम से बौद्ध तंत्र साहित्य से संबद्ध शोध सामग्रियों, लेखों एवं लघु ग्रंथों का भी प्रकाशन किया है। स्थापना के आरंभिक काल से ही इस विभाग को पटना म्यूजियम में संकलित राहुल संग्रह में उपलब्ध बौद्ध तंत्र ग्रंथों की जानकारी थी, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद कई कारणों से उपर्युक्त पांडुलिपियों के निरीक्षण का योग नहीं बना। सौभाग्य से जब पटना म्यूजियम में राहुल संग्रह का कक्ष शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक हुआ, तब इस संस्थान के विद्वानों को भी पांडुलिपि निरीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ। इस क्रम में तिब्बती संस्थान के शोध विभाग के विद्वानों ने पांडुलिपि सर्वेक्षण के तहत 3 बार पटना जाकर राहुल संग्रह में उपलब्ध तिब्बती एवं संस्कृत
संस्कृत ग्रंथों का निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट पटना म्यूजियम को दी थी। इसी क्रम में यहाँ के विद्वानों ने पटना म्यूजियम के राहुल कक्ष में उपलब्ध कयूर, तंजूर एवं सुंगबुम संग्रह को सुव्यवस्थित कर उनकी सूची तैयार की। साथ ही 13 एल्बमों में संरक्षित बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों की सभी फोटो प्रतियों को भी देखा। इनमें से कई फोटो एल्बम वर्षों तक बंद पड़ा रहने से आपस में चिपक गया था, जिसके कारण पांडुलिपि के अक्षरों को पढ़ पाना अत्यंत कठिन था। इसके बावजूद उन फोटो एल्बमों में उपलब्ध पांडुलिपियों को परिश्रम पूर्वक पढ़कर उसकी विवरणात्मक सूची तैयार की गई और उसे पटना म्यूजियम को सौंपा। इसके बाद 27 जून 2019 को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं तिब्बती संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन MOU हुआ, जिसमें कयूर, तंजूर एवं सुंगबुम संगमग्रह में उपलब्ध ग्रंथों का हिंदी अनुवाद तथा बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों का प्रकाशन का दायित्व तिब्बती संस्थान को सौंपने की योजना बनी। कयूर, तंजूर एवं सुंगबुम संग्रह के हिंदी अनुवाद के लिए बिहार सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना सुनिश्चित किया गया, जबकि बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों के संपादन एवं प्रकाशन का व्यय तिब्बती संस्थान के द्वारा वहन करना तय किया गया। तत्पश्चात इस संस्थान के सक्षमाधिकारियों के द्वारा कयूर, तंजूर एवं सुंगबुम के हिंदी अनुवाद का दायित्व पुनरुद्धार विभाग को तथा बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों के संपादन एवं प्रकाशन का दायित्व दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शोध विभाग को सौंपा गया। इस संदर्भ में नवीन सूचना ये है कि आरंभिक वर्षों में बिहार सरकार ने जितना अनुदान उपलब्ध कराया है, उस धनराशि से कयूर, तंजूर एवं सुंगबुम संग्रह से कुछ ग्रंथों का हिंदी अनुवाद का कार्य संपन्न किया गया, किंतु उसके बाद अनुदान राशि प्राप्त न होने से आगे का अनुवाद कार्य अद्यावधि अवरुद्ध पड़ा हुआ है। जहाँ तक बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों के प्रकाशन की बात है, इस संबंध में यह सूची है कि इस योजना के कर्ता धर्ता दिवंगत डॉक्टर बनारसी लाल जी थे, किंतु दुर्भाग्य से उनका कोरोना काल में दिवंगत हो जाने से तत्कालीन कुलपति जी की सहमति से इस कार्य को विभागीय सदस्यों द्वारा दी शोध पत्रिका के माध्यम से संपादित कर क्रमशः प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। तब से लेकर बौद्ध तंत्र ग्रंथों का संपादन एवं प्रकाशन निरंतर हो रहा है। पटना म्यूजियम स्थित बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों के छायाचित्रों की क्रम संख्या 1, 7 तथा 20 में क्रमशः बूट डामर तंत्र, हेवज्र साधन तथा पंचकर्मादि नाम से 3 ग्रंथ शीर्षक दिए हैं, जिनकी नेगेटिव संख्या 22, 57 एवं 43 सूचित की गई है। लेकिन उपयुक्त छायाचित्रों की सूची में पांडुलिपि ग्रंथों का शीर्षक देते समय इन 3 संग्रहों में उपलब्ध विभिन्न 67 पांडुलिपि ग्रंथों का विवरण उपलब्ध नहीं है। यद्यपि इनमें से अधिकांश ग्रंथ राहुल जी द्वारा प्रकाशित संस्कृत पांडुलिपियों की सूची में अंकित है, लेकिन यहाँ कुछ ग्रंथों को पहचानने में राहुल जी से भी चूक हुई है, जिनकी जानकारी हमें पांडुलिपि सर्वेक्षण के समय हुई तथा कुछ एक ग्रंथ बाद में संपादन के समय भी हुई। इन पांडुलिपियों की समीक्षा के बाद यह विदित हुआ कि उपयुक्त छायाचित्रों में उपलब्ध हेवज्र साधन संग्रह के सभी ग्रंथ अनुत्तर तंत्र की योगिनी तंत्र अर्थात श्री हेवज्र तंत्र की आम्नेय परंपरा से संबंधित हैं तथा पंचकर्म आदि संग्रह में उपलब्ध ग्रंथ अनुत्तर तंत्र की योग तंत्र अर्थात श्री गुह्य समाज तंत्र की आम्नेय परंपरा से संबद्ध हैं। इसी तरह बूट डामर तंत्र संग्रह में उपलब्ध 7 ग्रंथ बूट डामर तंत्र आम्नेय से संबद्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी पांडुलिपियाँ तिब्बत में तंत्र आम्नेय के अनुसार एक साथ संग्रहित किए गए होंगे और राहुल जी को भी इसी रूप में प्राप्त हुए होंगे। लेकिन संस्कृत पांडुलिपियों के छायाचित्रों की सूची बनाते समय इन ग्रंथों के आरंभिक शीर्षक के आधार पर बूट डामर तंत्र, हेवज्र साधन तथा पंचकर्मादि के नाम से 3 ही ग्रंथ सूचित किए गए हैं। लेकिन दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शोध विभाग द्वारा पांडुलिपि सर्वेक्षण के दौरान इन तीनों संग्रहों में कुल 67 तंत्र ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। तदनुसार हेवज्रादि संग्रह शीर्षक के अंतर्गत 44 ग्रंथ, पंचकर्मादि संग्रह के अंतर्गत कुल 16 ग्रंथ तथा बूट डामर तंत्र संग्रह के अंतर्गत 7 ग्रंथ संकलित हैं। दी शोध पत्रिका के 54वें अंक में राहुल संकलन में प्राप्त बौद्ध तंत्रों के कुछ अज्ञात एवं नवीन ग्रंथ नामक लेख में इन 3 संग्रह ग्रंथों में उपलब्ध ग्रंथों का विवरण दिया गया है तथा दी शोध पत्रिका के 60 से 62वें अंक में दुर्लभ ग्रंथ परिचय शीर्षक के अंतर्गत इस संग्रह में उपलब्ध प्रत्येक ग्रंथ का विस्तृत विवरण दिया गया है। इन 3 संग्रहों में अधिकांश सिद्धाचार्यों के साधनोपायिका के रूप में महत्वपूर्ण साधना ग्रंथ संकलित हैं। इन ग्रंथों के रचनाकारों में आचार्य नागार्जुन, आचार्य चंद्रकीर्ति, आचार्य नागबुद्धिपाद, आचार्य सरोरूपाद, पंडित रत्नाकर शांतिपाद, सिद्धाचार्य कणापाद, श्रीमद पंडिताचार्य अवधूत अद्वैत वज्रपाद, पंडित सतवीर मंजू कीर्तिपाद, आचार्य श्रीमद अलल वज्रपाद,
महापंडित शाक्य रक्षित पाद, महापंडित महामंडलाचार्य सुबूति पालित पाद, वज्राचार्य दुर्जय चंद्र, महापंडित दिवाकर चंद्र, आचार्य आनंद गर्भपाद, आचार्य ज्ञान वज्रपाद, श्रीमद अनंग वज्रपाद, सिद्धाचार्य श्रीमद भद्रपाद आदि प्रमुख हैं। ये सभी आचार्यगण नालंदा, विक्रमशील और ओदनपुरी महाविहारों के ख्याति लब्ध महापंडित एवं सिद्धेश्वर थे। जैसा कि विदित है, पटना म्यूजियम स्थित राहुल संग्रह में बौद्ध संस्कृत पांडुलिपियों के छाया चित्र 13 एल्बमों में संरक्षित हैं। इन एल्बमों में पांडुलिपि ग्रंथों के अधिकांश छाया चित्र क्रमशः नहीं रखे गए हैं, जिसके कारण ग्रंथों को संपादित करते समय सर्वप्रथम ग्रंथ के विषय अनुसार पांडुलिपि पत्रों को खोजकर सुव्यवस्थित कर देवनागरी में लिप्यंतर करना पड़ता है, जो काफ़ी दुष्कर है। इस संग्रह में उपलब्ध अधिकांश पांडुलिपियों की लिपि नेवारी लिपि की परंपरा में उत्तर लिच्छवी कालीन भुजमोल लिपि है, जिसे राहुल जी ने कुटिला कहा है। यद्यपि राहुल जी ने कुछ पांडुलिपियों की लिपि वर्तुल भी सूचित किया है। भारतीय लिपि परंपरा में भुजमोल लिपि उत्तर गुप्तकालीन लिपि है। उपयुक्त पांडुलिपि संग्रह में प्रयुक्त लिपि 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद की प्रतीत होती है, क्योंकि इस संग्रह में उपलब्ध अधिकांश रचनाकार 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद के ही आचार्य हैं। इस तरह आरंभ में दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शोध विभाग से उपयुक्त हेबजादी 3 संग्रहों में उपलब्ध ग्रंथों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार इन ग्रंथों का प्रकाशन दी शोध पत्रिका के 20वें अंक से निरंतर हो रहा है। दी शोध पत्रिका के 64वें अंक तक हेबजादी 3 संग्रहों में उपयुक्त सिद्धाचार्यों कुल 46 ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। दी के आगामी 65वें अंक में 6 ग्रंथों का प्रकाशन सुनिश्चित है। इस तरह कुल 52 तंत्र ग्रंथों का प्रकाशन पूर्ण हो जाएगा। जैसा कि कहा गया है कि इनमें से अधिकांश ग्रंथ सिद्धों के साधनों पैका से संबद्ध ग्रंथ हैं, जो लघु आकार में हैं, किंतु कुछ ग्रंथ विस्तृत आकार में भी हैं। जैसे कि 65वें अंक में प्रकाशनाधीन महापंडित दिवाकर चंद्र रचित हेबज्र विकासा नामक ग्रंथ, जो लगभग 60 पृष्ठों में निबद्ध है। अच्छा, एक थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसको। ठीक है। यद्यपि अवशिष्ट ग्रंथों में कुछ एक ग्रंथ पूर्व में प्रकाशित भी हो चुके हैं। अवशिष्ट ग्रंथों की पुनर्समीक्षा के उपरांत नए संस्करण होने पर ही प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाएगा, अन्यथा समान संस्करण होने पर पृष्ठ नीचे इसको मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, आपका समय का अभाव है तो फिर मेरा ये 1 मिनट थोड़ा सा ही पढ़ लेता हूँ। राहुल जी जब प्रमाण वार्तिक आदि अन्य ग्रंथों का प्रकाशन बहुत जल्दी में कर रहे थे, तो उस समय उनके कई शुभचिंतक विद्वान मित्रों का सुझाव था कि आप अधिक समय देकर इन ग्रंथों को प्रकाशित कीजिएगा, क्योंकि इन ग्रंथों के प्रूफ रीडिंग में भाषा संबंधी अनेक त्रुटियां रह गई हैं। तब राहुल जी का उत्तर था कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, ये मैं आने वाली पीढ़ी पर छोड़ता हूँ। मुझे जो कुछ भी करना है वो इसी जीवन में करना है और जल्दी करना है। राहुल जी के इस कथन से हम समझते हैं कि इनकी जीवन दृष्टि क्या थी। राहुल जी जीवन की अनित्यता से भलीभांति परिचित थे, इसलिए इसी जीवन से अधिक कार्य करने की चाह के कारण राहुल जी अधिकांश रचनाओं को एक बार लिखने के पश्चात सीधा प्रेस में छपवाने भेज देते थे। उनके पास दोबारा संशोधन करने का समय नहीं रहता था। जैसा कि विदित है, उन्होंने तिब्बत में रहकर प्रमाण वार्तिक आदि जिन पांडुलिपियों की प्रतिलिपि स्वयं की थी, उनको उन्होंने प्रेस कॉपी के रूप में सीधा प्रेस में छपने के लिए भेज दिया था। प्राचीन पांडुलिपियों के लिप्यंतर में संपादन के संबंध में कुछ आवश्यक सुझाव, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा हमको समय दें तो थोड़ा सा पढ़ लूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ, अब जैसे चाहे आप। अच्छा, प्राचीन पांडुलिपियों के लिप्यंतर एवं संपादन के संबंध में कुछ आवश्यक, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये हम लोगों ने जो कार्य किए हैं उस अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। ये सब आपको इतनी आसानी से सुलभ नहीं होगी, इसलिए शायद मेरे ख्याल से आप जो भी शोध करने वाले छात्र हैं वो लोग थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। अध्यात्म जगत में तंत्र विषय की गंभीरता एवं गुह्यता से सभी विद्वान परिचित हैं। इन ग्रंथों के संपादन में विभिन्न लिपियों की जानकारी एवं लिप्यंतरण करने का अनुभव, संस्कृत भाषा की अच्छी जानकारी तथा ग्रंथ विषयक जानकारी सहित तांत्रिक पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। अन्यथा लिप्यंतरण करते समय अर्थ का अनर्थ होने की पूरी संभावना बनी रहती है। सामान्यतः लिपि में विशेषज्ञता होने के बावजूद पांडुलिपियों की प्रतिलिपि करते समय अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है,
क्योंकि प्रत्येक पांडुलिपि का स्वरूप अलग होता है, इसलिए सर्वप्रथम उस पांडुलिपि के स्वरूप को सूक्ष्म रूप से समझना आवश्यक होता है। यदि लिप्यंतर करते समय असावधानी वश एवं प्रमादवश त्रुटि करते हैं तो उससे उस ग्रंथ की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः लिप्यंतरकार को बहुत ही सावधानी से लिप्यंतर करने की आवश्यकता होती है। संपादन की प्रक्रिया के अंतर्गत पांडुलिपि को सही रूप में पढ़कर लिप्यंतर करने से ही उस ग्रंथ की मौलिकता सिद्ध होती है, अन्यथा ग्रंथ दोषपूर्ण हो जाता है। इस तरह संपादन में प्रतिलिपिकार की सावधानी और बुद्धिमत्ता का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। विदित है कि किसी भी आचार्य द्वारा रचित मूल पांडुलिपि का परवर्ती काल में अनेकानेक प्रतिलिपियां हुई होती हैं। वर्तमान समय में अधिकांश पश्चातकालीन पांडुलिपियां ही हमें प्राप्त होती हैं। प्रायः देखने को मिलता है कि परवर्ती लिपिकारों के प्रमाद एवं अज्ञानतावश पांडुलिपि में अनेक दोष दृष्टिगोचर होते हैं। उन दोषों को भी समझना बहुत आवश्यक होता है। इस तरह लिप्यंतर करते समय हमें परवर्ती लिपिकार की प्रतिलिपि करने की क्षमता एवं उनका भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ आदि का भी ध्यान रखना होता है। अनेक पांडुलिपियों में लिपिकार के लिप्यंतरण के समय असावधानी वश किए गए दोषों की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाती है। दूसरी ओर प्राचीन लिपियों में कई अक्षर देखने में एक समान होते हैं, इसलिए उन अक्षरों की पहचान में सावधानी बहुत आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में अस्पष्ट एवं खंडित स्थलों को पढ़ते समय और भी कठिनाई होती है, जिसके लिए पांडुलिपि के अनुभव के साथ भाषा एवं विषय की जानकारी बहुत सहायता करती है, अन्यथा गलती करने की बहुत संभावना रहती है। इसी तरह पांडुलिपियों में प्रायः संयुक्त व्यंजनों को पढ़ना भी कठिन होता है। विशेषकर अस्पष्ट स्थलों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों को पढ़ते समय संदर्भानुसार विषय की जानकारी, भाषा का ज्ञान तथा अनुभव आदि ही सहायक सिद्ध होता है। ऐसी खंडित एवं अस्पष्ट पांडुलिपियाँ समय साध्य नहीं होती हैं। इसके लिए बार बार पांडुलिपि का निरीक्षण सहित उपयुक्त विधाओं की सहायता लेनी होती है, तभी समाधान निकलता है। दूसरी ओर तंत्र ग्रंथों के संपादन के समय प्रतिलिपि करने वाले को तंत्र ग्रंथों से संबद्ध आगम एवं टीका ग्रंथों में उपलब्ध उद्धृत श्लोकों एवं संदर्भों की जितनी अच्छी जानकारी होगी, उतनी ही संपादन के समय पांडुलिपियों को पढ़ने एवं पाठ निर्णय करने तथा संदर्भों को सूचित करने में सुविधा होगी। संस्कृत ग्रंथों का बोर्ड अनुवाद उपलब्ध होने से लिप्यंतरण एवं संपादन में बहुत अधिक सहायता मिलती है, क्योंकि पांडुलिपि के खंडित एवं अस्पष्ट अंशों को पढ़ने में तथा उनका पुनरुद्धार करने में बोर्ड अनुवाद सबसे अधिक सहायक होता है। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल संग्रह में उपलब्ध अधिकांश बौद्ध तंत्र ग्रंथों का बोर्ड अनुवाद अद्यावधि हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जिन ग्रंथों का बोर्ड अनुवाद प्राप्त हुआ है उनका संपादन में उपयोग किया गया है। यह भी सूच्य है कि जिन तंत्र ग्रंथों के दूसरे संस्करण अन्यत्र प्राप्त होते हैं उन संस्करणों का भी उपयोग संपादन में किया गया है, किंतु इस संग्रह का अधिकांश ग्रंथ डिप्लोमेटिक एडिटिंग अर्थात उपलब्ध एकमात्र पांडुलिपि के आधार पर ही प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि संपादक की ओर से यथासंभव ग्रंथ के मूल स्वरूप को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है, फिर भी भविष्य में विद्वज्जन इसकी समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे और त्रुटियों को सुधारने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब इसके बाद शायद ये सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कुल जो हम लोगों ने 46 और 6 जो अभी आने वाले ग्रंथ हैं उनकी एक जो है सूची दे रखी है, और इस तरह से समय का भी अभाव है। तो मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।